हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। हमारी इस कक्षा के दो भाग होते हैं। पहले भाग में करंट अफेयर्स न्यूज को कवर करते हैं, दूसरे भाग में ऐतिहासिक घटनाओं को कवर करते हैं। आज 14 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, उसे भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। जितनी भी क्लासेस आज तक इस सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी हैं। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जब आप अपने इस YouTube चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। तो हम हमारी इस कक्षा के पहले भाग में कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज को कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, उसके बाद में हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए। अब ये जो लोकसभा चुनाव है ये किसके लिए हुए हैं? 18वीं लोकसभा के गठन के लिए। 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है, मंत्रालय भी आवंटित कर दिए गए हैं, है ना। तो जैसे अभी इन लोकसभा चुनावों के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ले चुके हैं और ऐसा करने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले वो दूसरे नेता हैं। ठीक है, तो इस 18वीं लोकसभा के गठन के बाद क्या हुआ है? प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति हुई है। वहीं एक चुनाव और होते हैं विधानसभा के चुनाव, विधानसभा चुनाव। तो इन दोनों में आपको यह डिफरेंस ध्यान में रखना है। लोकसभा चुनावों के बाद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है, और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं वो राज्य स्तर पर होते हैं। और राज्यों में तो आपको पता है मुख्य कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा चुनावों के बाद होती है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा चुनावों के बाद होती है। ये लोकसभा चुनाव हमारे पूरे भारत में हुए हैं। कितनी सीटों पे? 543 सीटों पे हुए हैं। इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है बड़े अच्छे तरीके से अपनी क्लासेस में। अभी ऐसे 4 स्टेट हैं, 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जैसे नाम अगर मैं लिखूं तो एक नाम लिख देते हैं आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में भी क्या हुआ है? नए सीएम बने हैं। और एक राज्य है ओडिशा, यहां पर भी विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नए सीएम बने हैं। वो सारी की सारी बातें हम कवर करने वाले हैं। और एक राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, यहां पर भी नए सीएम बने हैं अभी। और एक नाम आएगा सिक्किम का। तो ये 4 राज्य हैं जहां पर
विधानसभा चुनाव हुए हैं 2024 में और यहां पर नए मुख्यमंत्री बने हैं। अभी लोकसभा चुनावों के बारे में हम बात कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में बातें कर चुके हैं। अभी हम इन 4 राज्यों के बारे में आज बातें करेंगे और कुछ और भी न्यूज हैं उनके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। चंद्रबाबू नायडू स्वर्न इन एज आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर। तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने अभी शपथ ग्रहण की है। जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये कौन सी पार्टी के हैं, तो ये हैं तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये। और जब लोकसभा चुनाव हुए थे अभी, उन लोकसभा चुनावों में एक चेहरा उभर कर आया था। इन्होंने लोकसभा चुनावों में कितनी सीटें जीती? 16 सीटें जीती थी इनकी पार्टी ने। प्रधानमंत्री मोदी जब अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले रहे थे तो उनके साथ में बैठे थे दूसरी कुर्सी पे, है ना। तो यही है वो चंद्रबाबू नायडू और यही अब आंध्र प्रदेश के नए सीएम होंगे। और वहां पर एक जनसेना पार्टी के चीफ हैं पवन कल्याण, वो भी इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे, आंध्र प्रदेश की कैबिनेट का। और भी ऐसे मुख्यमंत्री के साथ साथ में कई एमएलए हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण की है। कुछ बिलोंग करते हैं टीडीपी पार्टी से, कुछ बीजेपी के हैं और कुछ जेएसपी के हैं। ठीक है, अब हम दूसरी न्यूज को देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? ओडिशा। जब हम इस ओडिशा के बारे में बात करते हैं तो ओडिशा के भी अब नए सीएम आ चुके हैं। नाम है उनका मोहन चरण मांझी। और ये जो मोहन चरण मांझी हैं, ये कौन सी पार्टी के हैं? ये बीजेपी के हैं। तो बीजेपी के पहले सीएम बने हैं ओडिशा में। इससे पहले बीजेपी के सीएम ओडिशा में नहीं थे। ठीक है, वहां पे कौन सी सरकार चला करती थी? तो पटनायक जो थे, नवीन पटनायक, उनकी सरकार थी वहां पे, है ना। तो इस प्रकार वहां पर यानी कि ओडिशा में 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं। एक का नाम है केवी सिंह देव, एक का नाम है प्रभावती परिदा। तो ये वहां के 2 डिप्टी सीएम भी हैं। थोड़ा सा अब हम पहले बात कर लेते हैं किनके बारे में? आंध्र प्रदेश के सीएम के बारे में। ये है चंद्रबाबू नायडू। वैसे इनका पूरा नाम है नारा चंद्रबाबू नायडू। अब ये जो हैं, ये चौथी बार बने हैं, चौथी बार सीएम बने हैं आंध्र प्रदेश के। आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था कभी तेलंगाना। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था उस समय ये 2 बार वहां के सीएम रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद ये दूसरी बार सीएम बने हैं। टोटल 4 बार ये सीएम बन गए हैं, यानी कि चौथी बार इन्होंने शपथ ग्रहण की है। और इनके जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं उन्होंने इनको शपथ दिलाई। आप सभी को पता है किसी भी राज्य में अगर कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो वहां के राज्यपाल उनको शपथ दिलवाया करते हैं। तो यहां पर अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपको वो पता लग जाएगा। तो ये टीडीपी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। यहां पर अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की अब राजनीति में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। अब पहली बार वहां पर कोई बीजेपी के सीएम बने हैं, मोहन चरण मांझी। ठीक है, वहां कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी थे, होम मिनिस्टर अमित शाह और उनके कई कलीग्स थे जो वहां पर गए हुए थे। और जब हम इनके मांझी के बारे में बात करते हैं तो ये 4 टाइम एमएलए रह चुके हैं वहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें विधानसभा चुनावों के बारे में, विधानसभा चुनाव, तो जैसे अभी हमने बात की आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू बने हैं और ओडिशा के कौन बने हैं? मांझी। तो जब हम आंध्र प्रदेश की विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 175 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में और ओडिशा में विधानसभा की 147 सीटें हैं। ओडिशा में बहुमत हासिल किसने किया है? बीजेपी ने हासिल किया है बहुमत। और जब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी पार्टी ने, तेलुगु देशम पार्टी ने क्या किया है? बहुमत हासिल किया है।
तो टीडीपी के नेशनल प्रेसिडेंट चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं। ओडिशा में बीजेपी ने क्या किया है, बहुमत हासिल किया है, तो उनकी तरफ से मांझी जो हैं वो सीएम बने हैं। तो ये दोनों के बारे में आपको बात ध्यान में रखनी है। अभी इन्हीं दोनों स्टेट्स के बारे में अगर लोकसभा चुनावों के बारे में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव जो हाल ही में हुए हैं इसमें तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीटें जीती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी है उस एनडीए गठबंधन का हिस्सा है ये तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ता, ठीक है ना। चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा हैं, तो इनको कैबिनेट में भी जगह मिली है, इनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको। तो बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी आंध्र प्रदेश लोकसभा से, तो 3 सीटें उनको मिली, बाकी आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं जब हम ओडिशा की बात करते हैं तो ओडिशा में पहली बार कुछ नया देखने को मिला। लोकसभा चुनावों में 20 सीटें बीजेपी को मिली ओडिशा लोकसभा में और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीटें मिली। और कई सालों से टाइम चल रहा है बीजू जनता दल का और बीजू जनता दल को वहां पर एक भी लोकसभा की सीट हासिल नहीं हुई। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी इन दोनों स्टेट्स के बारे में, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं और किसने कितनी सीटें जीती, लोकसभा में यहां पर कितनी सीटें हैं, किसने कितनी सीटें जीती, तो वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट बातें करेंगे। मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो ठीक है। तो इन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। अब हम बातें करेंगे सिक्किम के भी नए सीएम बन गए हैं, उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। तो ये 56 साल के पॉलिटिशियन हैं और इन्होंने अभी हाल ही में सीएम के रूप में शपथ ली है और ये दूसरी बार वहां के सीएम बने हैं। सिक्किम के सीएम दूसरी बार बने हैं प्रेम सिंह तमांग। अभी इनके बारे में थोड़ी सी और बातें कवर करेंगे। और जब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो ये अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम बने हैं पेमा खांडू और ये वहां पर तीसरी बार सीएम बने हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। जब हम बात करते हैं सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग के बारे में, प्रेम सिंह तमांग ये कौन सी पार्टी के हैं, तो इनकी पार्टी का नाम है एसकेएम। उस एसकेएम पार्टी के ये सुप्रीमो हैं, उसके मुखिया हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो प्रेम सिंह तमांग हाल ही में सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। और इनका ये दूसरा कार्यकाल रहेगा सीएम के रूप में। ये पॉइंट आपका हो गया प्रेम सिंह तमांग। जब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम कौन बने हैं, पेमा खांडू, ये बीजेपी की तरफ से बने हैं, ठीक है। तो 13 जून को इन्होंने अपने स्टेट की कैपिटल ईटानगर में ये शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, उन्होंने शपथ ली, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं विधानसभा सीटों के बारे में। विधानसभा चुनाव अरुणाचल प्रदेश के और सिक्किम के। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। उन 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं, यानी कि बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में बहुमत हासिल किया विधानसभा चुनावों में। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश के सीएम बीजेपी के ही व्यक्ति बने हैं पेमा खांडू और ये इनका तीसरा कार्यकाल रहेगा पीएम के रूप में, ठीक है, पेमा खांडू। और जब हम सिक्किम की बात कर रहे होते हैं तो सिक्किम में कौन सी पार्टी मुख्य भूमिका में रही है विधानसभा चुनावों में, तो नाम है उसका एसकेएम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ठीक है। तो यहां पर ये रहे प्रेम सिंह तमांग जो कि क्रांतिकारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो हैं। इन्होंने दूसरी बार सीएम के रूप में शपथ ली है और यहां पर सिक्किम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 32 सीटें हैं। 32 में से 31 सीटें किसके हिस्से में आई हैं, एसकेएम के हिस्से में आई हैं। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। ये तो हुई अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनावों की गाथा। अब हम इन्हीं दोनों स्टेट्स के लोकसभा कुछ पॉइंट के बारे में बातें करेंगे। तो लोकसभा में आपको यहां पर देखना है 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हुए।
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 1 सीट हासिल की, बीजेपी को वहां पर एक भी सीट हासिल नहीं हुई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने 2 सीटें हासिल की और वहां पर कुल क्या है, कुल भी 2 ही है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो लोकसभा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर विधानसभा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बीजेपी ने वहां पर बाजी मारी है। लेकिन अगर सिक्किम में लोकसभा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और विधानसभा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसने बाजी मारी है, एसकेएम पार्टी ने, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। उसी प्रकार अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी ने बाजी मारी है। ओडिशा में अगर आप बात करें तो ओडिशा में चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, वहां पर बीजेपी ने बाजी मारी है। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। मैंने आपको 4 स्टेट्स के बारे में बताया है कि 4 स्टेट में विधानसभा के चुनाव हुए, नए नए वहां पर सीएम बने हैं। कई ऐसे भी हैं जो पहले भी वहां के सीएम रह चुके हैं, कईयों ने दूसरी बार अपना सीएम का पदभार संभाला है, किसी ने तीसरी बार और किसी ने पहली बार, किसी ने चौथी बार। तो आपको यह बताना है कि ये जो 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो बड़े ही अच्छे तरीके से आपको ये कवर करना है। अरुणाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन रहेंगे, केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। ये गवर्नर जनरल जो रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, रिटायर्ड हैं ये, ठीक है ना। तो इन्होंने किसको शपथ दिलाई है हाल ही में, इन्होंने पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम बने हैं उनको शपथ दिलाई। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जब हम बात कर रहे होते हैं, आंध्र प्रदेश के कौन है, तो नाम है उनका एस अब्दुल नजीर। इन्होंने किसको शपथ दिलाई है सीएम के रूप में, तो नाम आपको पता होना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू नए सीएम बने हैं आंध्र प्रदेश के और इनका चौथा कार्यकाल रहेगा सीएम के रूप में। उसी प्रकार जब हम बात करेंगे सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम के राज्यपाल कौन है, तो आप कहेंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इन्होंने किसको शपथ दिलाई है, तो इन्होंने शपथ दिलाई है प्रेम सिंह तमांग को, प्रेम सिंह तमांग। तो प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार सीएम बने हैं वहां के सिक्किम के। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट अगर देखना हो तो यहां पर देखिए ओडिशा। ओडिशा के राज्यपाल हैं रघुवर दास और इन्होंने नए जो सीएम बने हैं उनको शपथ दिलाई। ओडिशा के कौन बने हैं नए सीएम, मोहन चरण मांझी। ठीक है, अगर हम इनकी पार्टियों के बारे में बात करें तो पेमा खांडू जो है वो कौन सी पार्टी के हैं, वो बीजेपी की पार्टी के हैं, और मोहन चरण मांझी ये भी बीजेपी पार्टी के हैं। जब हम प्रेम सिंह तमांग की बात करते हैं जो सिक्किम के सीएम बने हैं, ये एसकेएम पार्टी के हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के। चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो ये तेलुगु देशम पार्टी के हैं। तो ठीक है, पार्टी वाइज मैंने आपको नाम बता दिए। लोकसभा चुनावों में इन पार्टियों का क्या महत्व रहा और विधानसभा की जो चुनाव हुए हैं उनमें इनका क्या महत्व रहा, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कौन सा टिक करेंगे इसमें, A1 B3 C2 सॉरी A1 B2 A1 B3 C2 सॉरी इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है शायद, तो यहां पर क्या आएगा, D4 लिख देना ऐसे। तो जिन्होंने ऐसे लिखा होगा ना A1 B3 C2 D4, तो उनका ये आंसर ठीक रहेगा। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी इसमें, बहुत ही बढ़िया जिन्होंने अच्छे से ये क्लिक किया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मोदी टू ट्रेवल टू इटली ऑन जून 13 फॉर G7 आउटरीच मीट। आप सभी को पता है लोकसभा चुनावों से पहले इटली की जो प्रधानमंत्री हैं, नाम है उनका जॉर्जिया मेलोनी,
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया था कि वो G7 का हिस्सा बनने के लिए आए। और अभी लोकसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अभी वो तीसरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री के रूप में G7 का हिस्सा लेने के लिए 13 जून को निकल चुके हैं और आज है 14 जून। ठीक है, तो अभी जो पॉसिबली इंटरेक्शन रहेगा वो किसको ध्यान में रखते हुए रहेगा? यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है इसके बारे में कुछ बातें वहां पर होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी वहां पर आएंगे, कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी आएंगे। आपको पता है कुछ समय पहले वहां पर कनाडा में एक खालिस्तानी की मृत्यु हुई थी और कनाडा के पीएम ने यह आरोप लगाया था कि इसमें भारतीय एजेंटों का हाथ है। तो भारत और कनाडा के जो संबंध हैं उनमें भी किस प्रकार का विस्तार देखने को मिलेगा, वहां पर ये सारी की सारी बातें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। जस्ट 4 days आफ्टर बीइंग स्वर्न इन फॉर थर्ड टर्म, तो प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ लेने के 4 दिन बाद ही वो अपने विदेशी दौरे पर निकल चुके हैं। ये इनका तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद पहला दौरा होगा। G7 कंट्रीज की बात करें तो इनकी अभी एक मीटिंग होने वाली है और जब हम बात करते हैं ये कब से कब तक इनकी मीटिंग चलेगी, तो 13 जून से लेकर 15 जून तक इनका ये शिखर सम्मेलन होगा। यानी कि इसमें कई जो विदेशी नेता हैं वो शिरकत करेंगे। एआई आजकल एक मुख्य भूमिका में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस एआई के बारे में भी कुछ बातें होंगी। ठीक है, तो हालांकि ये एआई के आने के बाद कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने देश से ही जुड़ जाते हैं। वैसे नॉर्मली वहां पर जाने की आवश्यकता भी नहीं होती, तो एक जूम मीटिंग के माध्यम से या किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो वहां पर जुड़ते हैं, ऐसा भी। तो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो प्रत्यक्ष रूप से वहां पर मिलेंगे। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, आप सभी को पता है ये चित्र बड़ा फेमस हुआ था जब हमारे यहां पर G20 की अध्यक्षता हमारा भारत कर रहा था। उसी समय G20 में हिस्सा लेने के लिए इटालियन प्राइम मिनिस्टर यहां पर पहुंची थी। ये उसी समय की फोटो है। अब आपसे मैं ये अगर पूछूं एक क्वेश्चन, ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड जो लगा हुआ है ना, ये किस चीज का है और इसका क्या महत्व है, आपको कमेंट में बताना है। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। यहां पर ये देख सकते हैं इटली के बारे में। इटली एक यूरोपीय देश है, आप सभी को पता है। और यहां पर देखो इटली के साथ में क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये सब देश इसके साथ पड़ोसी देश हैं। तो इसी इटली के बारे में थोड़ा सा इतिहास में चलेंगे। तो इटली का एकीकरण आप सभी को पता ही है, जब आप इतिहास कवर करते हैं तो इटली के एकीकरण की बातें कवर कर रहे होते हैं। तो आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। जो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है वो बताना है आपको। अगर आपने लिखा होगा मुसोलिनी तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, बहुत ही बढ़िया। कैवोर, माजिनी, गैरिबाल्डी, ये इटली के एकीकरण से संबंधित क्रांतिकारी थे। ठीक है, लेकिन मुसोलिनी ऐसे क्रांतिकारी नहीं थे। तो ये 20वीं शताब्दी के एक नेता थे और इटली पर शासन किया। 20वीं सदी के नेता थे मुसोलिनी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका वनडे एग्जाम में पूछा गया था। अभी इन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीएससी 2018 की बात है, ये पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि उन्होंने मैजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। उनका नाम क्या रहेगा? यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। अगर आपने लिखा होगा लाला लाजपत राय तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। लाला लाजपत राय जो थे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दलों की आपको बातें ध्यान में है। सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 दलों में बंट गई थी। एक तो था गरम दल और दूसरा था नरम दल।
तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, ठीक है ना। और प्रथम विश्व युद्ध के आसपास इन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी। भारतीय क्रांतिकारियों को एक अच्छी प्रेरणा देने के लिए मैजिनी जो कि इटली के थे, गैरीबाल्डी जो कि इटली के थे, उनकी जीवनी लिखी और जीवनी को लोगों तक पहुंचाया ताकि लोगों के अंदर अपनी देश के प्रति एक भावना जागृत हो। और दो ऐसे हैं, वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज और भगवान श्री कृष्ण, इनके बारे में भी उन्होंने लिखा ताकि लोगों के अंदर एक बढ़िया भावना पैदा की जा सके। इनके द्वारा कुछ रचनाएं भी लिखी गई थी, जैसे हम बात करते हैं अनहैप्पी इंडिया। यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। एक रचना और थी, एक सेकंड, इंग्लैंड डेप टू इंडिया। यह रचना भी किसके द्वारा लिखी गई है? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। तो इन्होंने इनकी जीवनी लिखी। यूपीएससी का ये क्वेश्चन था, और जो पहले क्वेश्चन था इटली के एकीकरण को लेकर, यह भी आपका क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन तो बहुत बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। अभी आपको नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलना है। ओडिशा न्यू बीजेपी गवर्नमेंट ओपन्स ऑल फोर गेट्स ऑफ पुरी जगन्नाथ टेम्पल। आप सभी को पता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि ओडिशा में अभी नई बीजेपी की सरकार बनी है और वहां पर नए सीएम कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। तो बीजेपी की सरकार बनते ही इन्होंने जो ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है उसके चारों गेट खोल दिए हैं। इन्होंने कहा है कि ओडिशा में सरकार आने से पहले इन्होंने जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो दिया था, तो ये उनका मैनिफेस्टो का हिस्सा था। हालांकि जब हम बात करते हैं सांस्कृतिक रूप से, हिस्ट्री जब हम कवर करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी जगन्नाथ मंदिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और पहले आप ये यहां पर फोटो भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल चमक रहा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी कहां पर है? ओडिशा में, ठीक है। तो नई सरकार ने ये आते ही सबसे पहला फैसला यही लिया है। जब आपसे ये पूछा जाए कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया था, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। ये आपका वनडे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया? तो अगर आपने लिखा होगा ना गंग वंश, तो आपका ये बिल्कुल ठीक रहेगा। लगभग बात है ये 11वीं शताब्दी के एंड की और 12वीं शताब्दी के शुरुआती दौर की। उसी समय गंग वंश ने ओडिशा पर राजनीतिक रूप से सत्ता हासिल कर ली थी और वहां के एक राजा हुए थे इस वंश के, उनका नाम आता है अनंत वर्मन चोडगंगदेव। तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया था और इनका टाइम पीरियड माना जाता है कि 1078 से लेकर 1147 ईस्वी तक रहा। इन्होंने ही पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये इतिहास का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आप हमारी ये सुप्रभात सीरीज देखते हैं तो आपको एक फायदा जरूर होगा। करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं, इन्वायरमेंट, सभी के क्वेश्चन आपके यहां पर कवर हो जाते हैं। स्टैटिक, जीके, ठीक है ना। तो बाकी चलो यहां पर देखते हैं। लोहार वंश का नाम आपने सुना होगा, तो ये कश्मीर राज्य का एक वंश था। इसी लोहार वंश के एक राजा हुआ करते थे, राजा हर्ष। राजा हर्ष के सानिध्य में एक व्यक्ति रहा करते थे, कल्हण। ये कल्हण नाम आपको बखूबी पता ही है। कल्हण के द्वारा एक रचना लिखी गई थी, राज तिरंगिणी। उस राज तिरंगिणी में आपको कश्मीर का इतिहास मिलता है। तो राज तिरंगिणी का फारसी में अनुवाद अकबर के समय में किया गया था। अकबर ने जब ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की, उसी डिपार्टमेंट के तहत इस राज तिरंगिणी का फारसी में अनुवाद हुआ। तो लोहार वंश के बारे में आपको मेन बात यह ध्यान में रखनी है। नंद वंश के बारे में अगर बात करें तो ये तो ईसा पूर्व का वंश रहा। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो नाम आता है नंदवंश। महापद्मनंद इस नंदवंश के संस्थापक थे। एक सेकंड रुकना जरा।
ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। जी हाँ, महापद्मानंद। महापद्मानंद ने इस नंद वंश की स्थापना की और इस नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे? घनानंद। घनानंद को ही मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके बारे में भी आपको बातें ध्यान में रखनी है। पाल वंश के बारे में आपको पता है, जब आप बंगाल के इतिहास की बात करते हैं तो बंगाल में एक वंश हुआ था पाल वंश, जिसकी स्थापना की थी गोपाल ने। और इस गोपाल वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक राजा हुए थे जिन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी? जो बिहार में है। आप उस यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे कमेंट में, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। दो यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस रही थी बिहार की, एक का नाम आता है नालंदा और दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम आप कमेंट में बताएंगे जो कि पाल वंश के राजा के द्वारा बनाई गई थी। जल्दी से कमेंट में बताएंगे। ये आपकी इस कक्षा का पहला भाग संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर डेली देखने को मिलता ही है। और अगर आपको ये कक्षा का पहला भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और उनको बोल दीजिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप नए आए हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको समय से पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 की तरफ, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज क्या खास है उसी के बारे में हम बातें कवर करने वाले हैं। तो आज के दिन एक दिवस मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस। ये हर साल मनाया जाता है 14 जून को। किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे हम बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कई बार ऐसी अनहोनी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो रक्त की जरूरत पड़ती है, खून की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से सभी लोग एक अपनी जिम्मेदारी समझें, एक नागरिक के रूप में, एक समाज के अच्छे इंसान के रूप में, तो बिना पैसे के अगर वो दे सकते हैं रक्त किसी के लिए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसी प्रकार की जागरूकता विश्व भर में फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो रक्त की जरूरत पड़ने पर पैसा ज्यादा लेते हैं तो आप जा सकते हैं। बहुत बार मैंने भी ऐसे खून दिया है कई बार, ठीक है, तो देना भी चाहिए। और इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको ये कमेंट में बताना है। विश्व रक्तदान दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा 1997 तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। विश्व रक्तदान दिवस मनाने की शुरुआत 1997 में हुई, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रक्तदान नहीं दे सकते, जैसे कि हम बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान को ध्यान में रखते हुए, जिनका वजन ज्यादा हो उन्हें नहीं देना चाहिए रक्तदान। जिनको कोई बीमारी हो जैसे कि HIV की बीमारी हो वो नहीं दे सकते। और जैसे हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं या फिर हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं, अगर इस बीमारी से अगर कोई संलिप्त है तो उसे भी खून नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो जब दूसरे व्यक्ति के शरीर में वो रक्त डाला जाएगा तो उसे भी क्या है, बीमारी होने की संभावना है। इसी वजह से अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको बिल्कुल रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान कहा जाता है। आपका खून किसी दूसरे शरीर में दौड़ेगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज जिनका जन्मदिन है, उसके बाद हम बात करेंगे जिनकी जयंती है। तो सबसे पहले हम बधाई देना चाहते हैं निखत जरीन को। निखत जरीन, इनका आज जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक भारतीय एथलीट हैं। 14 जून 1996 को इनका जन्म हुआ था तेलंगाना में। अब आपको
बताना है इनके बारे में एक क्वेश्चन, क्या आपको इनके बारे में कितना पता है। निखत जरीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, निखत जरीन का जन्म 14 जून यानी कि आज ही के दिन हुआ था 1996 में तेलंगाना के निजामाबाद में। इस निजामाबाद को कभी इंद्रपुरी के नाम से जाना जाता था। इसी जगह पर इनका जन्म हुआ और कहा जाता है कि युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में यानी कि यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो 2014 में हुई थी उसमें इन्होंने रजत पदक भी जीता यानी कि सिल्वर मेडल भी इन्होंने जीता था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुए थे, उनमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए एक नाम कमाया था। अगर आपने लिखा होगा डी ऑप्शन तो आपका ये बिल्कुल ठीक रहेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो जब हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2022 में हुए थे, ये कब की बात है, किस जगह पे हुए थे, तो नाम आएगा बर्मिंघम। ये कहां पर है, तो इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में ये राष्ट्रमंडल खेल 2024 संपन्न हुए और ये कब से कब तक चले थे, 28 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक संपन्न हुए। कहा जाता है कि इस समय 5000 एथलीट्स ने भाग लिया था और भारत ने इस राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते थे, 22 पदक जीते थे। ठीक है, ये 22 स्वर्ण पदक थे और इनमें से एक स्वर्ण पदक इन्हीं का था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, यहां पर ये फोटो देख सकते हैं, ये उसी समय की है 2022 की, जब इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर अपना ये भारत का नाम रोशन किया था। अभी हम इनके बारे में बात करना चाहेंगे। इनका नाम है हीराबाई बेरोदेकर। इनकी आज जयंती है। किसके लिए प्रसिद्ध रही थी, भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए इन्होंने अपना ये नाम कमाया पूरे भारतवर्ष में। इनका जन्म चलो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। हीराबाई बेरोदकर को रिक्त स्थान द्वारा गान सरस्वती की उपाधि दी गई थी, तो आपको ये बताना है जल्दी से। हालांकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, इनका जन्म 29 मई को हुआ था, कुछ कारणवश ये गलती इसमें रह गई है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज इनकी जयंती नहीं है, फिर भी चलो आप बता दीजिए। हीराबाई बेरोदकर को गान सरस्वती के नाम से उपाधि किसने दी, तो नाम आता है जगत गुरु शंकराचार्य का। और मणिक चंद्र गांधी इनके पति का नाम था। सरोजनी नायडू जिन्हें हम भारत की कोकिला कहते हैं, भारत की कोकिला, इनको भारत की कोकिला की उपाधि महात्मा गांधी ने थी और सरोजनी नायडू ने इनको कौन सी उपाधि दी थी, गान कोकिला की उपाधि दी, गान कोकिला। ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। 14 जून आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में हम जान लेते हैं। ये चेहरा आप बखूबी जानते होंगे, इनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। राजपूत, ठीक है, इनकी पुण्यतिथि। इनका जन्म कब हुआ था, 21 जनवरी 1986, पटना बिहार में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, आज ही के दिन हुई थी, 14 जून 2020 में। ऐसा कहा गया कि इन्होंने आत्महत्या की, ऐसे भी उस पर इल्जाम लगाए गए कि वो एक आत्महत्या नहीं थी बल्कि इनका क्या है, किसी ने मर्डर करवाया था और उसे एक रूप दिया गया था कि वो एक आत्महत्या जैसा लगे। ठीक है ना। तो ये आप सभी को पता है,
पहले एक डांसर की भूमिका में रहा करते थे, फिर उसके बाद में सीरियल में आए। पवित्र रिश्ता नाम से एक सीरियल चला करता था, है ना। तो कहा जाता है कि 2006 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें भी इन्होंने परफॉर्म किया था। और कहा जाता है कि 51वां फिल्म फेयर अवार्ड जो हुआ उसमें बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। इनकी दो मूवी बड़ी प्रसिद्ध हैं, एक तो है छिछोरे, एक मूवी है MS धोनी। ये मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं कि आप ये मूवी देखिए अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो। एक व्यक्ति किस प्रकार से अपनी मेहनत के बल पे एक भारत का अच्छा क्रिकेटर बनता है, विकेट कीपर बनता है, तो वो एक जीवनी आपको बताएगी कि आपके सपने किस प्रकार से हमें एक कंटिन्यूटी के साथ पूरे करने हैं। छिछोरे मूवी ये दिखाती है कि जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं, आप विद्यार्थी जीवन में हैं, तो डिप्रेशन जो है आज की एक मुख्य समस्या है। तो डिप्रेशन के लिए हमें किस प्रकार से लड़ना चाहिए, अगर आप माता पिता हैं तो किस प्रकार से आपको अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए, तो ये चीज बड़ी आपको प्यारी लगेगी, आप सोचने पे मजबूर होंगे। ये क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया था, शायद MTS में पूछा गया था, तो वनडे एग्जाम का ये क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा की शीर्षक गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता? जल्दी से बताएंगे। अगर आपने लिखा होगा फराह खान तो उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया है। और ये रही दिल बेचारा का पोस्टर, ये उनकी अंतिम फिल्म थी। और उसके बाद में ऐसी खबर मिली कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। आज तक कोई भी क्लू नहीं मिल पाया कि वास्तव में हुआ क्या था। ठीक है, न्याय। तो अब हम चलते हैं, आज इनकी भी पुण्यतिथि है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये चेहरा आपने बखूबी देखा होगा, इनका नाम है श्रीनिवास कृष्णन। श्रीनिवास कृष्णन, ये एक भारतीय वैज्ञानिक रहे, भारतीय भौतिकी के वैज्ञानिक। भौतिकी समझते हैं ना, फिजिक्स। एक बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक रहे और आज इनकी पुण्यतिथि है। इनका जन्म 4 दिसंबर 1893 को हुआ था और इनकी मृत्यु 14 जून 1961 को हुई। ठीक है, अब आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे, इससे आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी भी मिल जाएगी। क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि कौन सा कथन इनके बारे में सही लिखा हुआ है। श्रीनिवास कृष्णन, जिनका पूरा नाम था कार्यमाणि वकम, ये भारतीय भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन के साथ मिलकर रमन प्रभाव की खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जिन्हें हम CV रमन कहते हैं, CV रमन, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, तो उनकी खोज में इनका अहम योगदान रहा। तो पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। श्रीनिवास कृष्णन वर्ष 1945-46 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष चुने गए, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, तो दूसरा ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, वर्ष 1947 में वे भारतीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली के प्रथम संचालक बने, तो ये पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। अगर आपने लिखा होगा ना उपरोक्त सभी, तो आपका ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसी वजह से इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। पद्म भूषण इनको कब दिया गया? 1954 की बात है। KS कृष्णन भारतीय परमाणु आयोग एवं भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संचालन मंडल के भी सदस्य रहे। इन्होंने अनेकों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व सफलतापूर्वक किया। आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनकी जयंती और पुण्यतिथि है उनको हम शत शत नमन करते हैं।
तो ये आपकी इस कक्षा का दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अगर आपको इस कक्षा का ये दूसरा भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडू रोहित 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।